नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। भारतीयता की सही अवधारणा, दैनिक जागरण। जनता को जानने का हक, राष्ट्रीय सहारा। नॉटी बॉय कामयाब, हिंदुस्तान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मायाजाल को समझने में हमारा फायदा। अब आर्टिकल विस्तार से। भारतीयता की सही अवधारणा, दैनिक जागरण। गिरीश्वर मिश्र, लेखक, शिक्षाविद एवं पूर्व कुलपति हैं। भारतीयता एक मनोदशा है। इसे समझने के लिए हमें भारतीय मनस को समझना होगा। यह सिर्फ ज्ञान का ही नहीं बल्कि भावना का प्रश्न है और इसमें जड़ों की भी तलाश सम्मिलित है। आज इसके लिए कई विचारदर्शियां उपलब्ध हैं जिसमें पाश्चात्य दृष्टि निश्चित रूप से प्रबल है। गुलामी काल में बनाई छवि या आत्मबोध ने हमारी एक इबारत गढ़ी जो हमें औपनिवेशिक शिक्षा द्वारा आत्मसात कराएगी। इस क्रम में अंग्रेजी राज्य का अन्य भारतीय जनों द्वारा आत्म के रूप में अंगीकार किया गया। वेशभूषा, राजकाज और बात व्यवहार में अंग्रेजियत अभिजात्य और श्रेष्ठ होने का पर्याय और देसी भारतीय दोयम दर्जे का बना दिया गया। अंग्रेजों ने भारत को इंडिया बना दिया और हमने भी संविधान में वैसे ही दर्ज किया, इंडिया दैट इज भारत। भारत और भारतीयता विमर्श की चुनौती तब और कठिन हो जाती है जब हम भारत की अपने देशज दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। ये भारत दृष्टि एक देशज दृष्टि है जो मैं और तुम की कोटियों से ऊपर उठकर समग्र सृष्टि को समेटने वाली है। समग्रता, जीवन की पूर्णता, कर्म की भावना, समष्टि की उन्नति और भू सांस्कृतिक राष्ट्रीयता बोध से समन्वित इस व्यापक विचार की कई सीमाएं हैं। वस्तुतः विचार और वास्तविक सत्य या मूर्त की कोटियां एक दूसरे को स्पर्श करती है और गढ़ती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य बहुत हद तक कामचलाऊ भेद हैं जो देश काल के भीतर अनिवार्यता बनते बिगड़ते रहते हैं। भविष्य क्रमशः वर्तमान होता जाता है और वर्तमान भूत में तब्दील होने को तत्पर रहता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वैश्विक परंपरा से आगे और उसके ह्रास के साथ अब बौद्धिक संकल्प और तकनीकी सहयोग न केवल इनकी प्रस्तुति तय करते हैं बल्कि इन तक हमारी पहुंच को घटाते बढ़ाते रहते हैं और पुनर्रचना का अवसर देते हैं। साथ ही वे अवसर के अनुकूल अपनी हित सिद्धि के लिए सामग्री को गोपनीय दस्तावेज कहकर प्रतिबंधित करते हैं। अतः आज के युग में हमारी अनुबंधित नियति हो गई है कि हम स्वयं को सतत आविष्कृत, परिभाषित और परिसीमित करते रहें, उसे अपने और दूसरों के लिए सतत प्रमाणित और प्रचारित भी करते रहें। स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए भी इस तरह का उद्यम सामाजिक अस्तित्व की एक अनिवार्यता सी हो रही है। कहना न होगा कि सांस्कृतिक परंपरा का संवर्धन इसी प्रकार के ज्ञान आख्यान की प्रचलित प्रथाओं के अंतर्गत होने लगा, जिसे आंतरिक और बाह्य शक्तियां संयोजित करती हैं। पेटेंट के इस वर्तमान दौर में यह स्पष्टता एक तरह की खरीद फरोख्त जैसी प्रक्रिया होती जा रही है। अब ज्ञान से मुक्ति की कामना निरपेक्ष न होकर सशस्त्र ही संभव है। भारतीयता की अवधारणा भारत से अविभाज्य रूप से संपर्क है, जो निश्चय ही पृथ्वी का एक भूभाग भी है, पर वह भूभाग मात्र ही नहीं है। भारतीयों के लिए यह मुख्यतः विचार और भाव का पवित्र विषय है। यह वह हमारी चेतना या सांस्कृतिक आत्मबोध का नियामक एक प्राथमिक अंश है। स्वाभाविक है, भारत की स्थिति, प्रतीति और अनुभूति का सत्य निरपेक्ष और अर्थ शून्य न होकर दृष्टा, प्रेक्षक और भावक की पृष्ठभूमि यानी वैचारिक तैयारी और संलग्नता पर ही निर्भर है। मनुष्य की वाचिक ढंग की प्राचीनतम रचना वेद के समय से ही भारत वसुंधरा की छवि जीवन दायिनी माता के रूप में संकल्पित की जाती है। हाड़ मांस का बच्चा माता के शरीर से निर्मित होता है, गर्भ में उसके रक्त से पलता है, आकार पाता है और जन्म के उपरांत उसके दूध के आहार पर जीता है। माता की उपस्थिति संतति की अपरिहार्यता है। यद्यपि माता और संतति के मध्य यह एक स्वाभाविक संबंध, एक चिरंतन सत्य है, तथापि इस संबंध को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश, रुचि और लाभ के मद्देनजर भिन्न भिन्न अर्थ देकर रहता है। फलता विभिन्न कालखंडों में सामाजिक यथार्थ और स्मृति के रूप में अस्मिता निर्मित अलग अलग रूप लेती रहती है या कि उसके अलग अलग पक्षों पर बल दिया जाता रहा है। ऐसे में भिन्न भिन्न प्रेरणाएं उदित और अस्त होती रही। कुछ भू क्षेत्रों में समाज के स्तर पर विशिष्ट प्रवृत्तियां भी परिलक्षित हुई। विश्व पटल पर दृष्टिपात करें तो साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी और हिंसा तथा शोषण को प्रश्रय देने की प्रवृत्ति और कुछ क्षेत्रों में बाहुल्य इस परिघटना का प्रमाण देते आ रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सभ्यता और संस्कृति की सतत प्रवाहमयी मानवीय गाथा में अनेक प्रवृत्तियों का संघात मिलता है। इसमें निरंतरता और परिवर्तन दोनों ही धाराओं को आकार मिलता रहा है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर भारतीय इतिहास का आरंभ आर्य अनार्य की जाति संघर्ष की कथा के साथ करते हैं। वह भारतीय महाकाव्यों की सृजनात्मक सामाजिकता, ऐतिहासिकता पर विचार करते हैं। गुरुदेव का सूत्र वाक्य है, बहुत्व के बीच अपने आप को बिखराना भारतवर्ष का स्वभाव नहीं है। वह एक को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए बाहुल्य को एकत्र में संयत करना ही उसकी साधना है। भारत की अंतरतम सत्य प्रकृति स्वयं उसे निरर्थक बहुत्व के भीषण योग से बचाएगी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयता पर भी उचित ही टिप्पणी करते हैं कि अपने को त्याग करके दूसरों का अनुगमन जिस तरह निष्कल भिक्षुकता है, उसी तरह दूसरों को त्याग कर अपने को संकुचित करना दारिद्र्य है, चरम दुर्गति है।
उसी राय में अपने देश में सर्व देशों को और सर्व देशों के बीच बीच भी बीच ही अपने देश को सत्य के रूप में पाया जा सकता है। जनता को जानने का हक राष्ट्रीय सहारा विनीत नारायण। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में मतदाता और नेता के बीच यदि विश्वास ना हो तो वो रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता है। लोकतंत्र में हर एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने मतदाता के प्रति जवाबदेही के लिए बाध्य होता है। यदि मतदाता को लगे कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है या वो ठगा सा महसूस करता है, लोकतंत्र का सीधा मतलब ही वह होता है कि जनता की मर्जी से चुने गए सांसद या विधायक अपनी आवाज उठाएंगे और उनके ही हक में सरकार चलाएंगे। यदि मतदाताओं को ही अंधेरे में रखा जाएगा तो दल चाहे कोई भी हो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता। पिछले सप्ताह देश की शीर्ष अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे देश में करोड़ों मतदाताओं के बीच उम्मीद की किरण जगा दी। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे को लेकर देश भर में एक ऐसा भ्रम सा फैला हुआ था। जिस तरह इन बॉन्ड्स के जरिए दिए जाने वाले चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही थी, उसे लेकर भी जनता के मन में काफी संदेह था। जिस तरह से विपक्ष नेता सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे थे कि कुछ औद्योगिक घराने सत्तारूढ़ दल को भारी मात्रा में चुनावी चंदा दे रहे थे, वे असल में चुनावी चंदा नहीं बल्कि सरकार द्वारा अपने हक में नीतियां बनवाने की रिश्वत है। विपक्ष का ऐसा कहना इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोई भी दल सत्ता में क्यों न हो, बड़े औद्योगिक घराने हमेशा से यही करते आए हैं कि वे सरकार से अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। ये अलग बात है कि इन बड़े घरानों द्वारा दिए गए राजनीतिक चंदे की पोल कभी न कभी खुली जाती थी, परंतु देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी को साझा न करने के निर्णय को गलत ठहराया और इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, आने वाले 3 हफ्तों में चुनाव आयोग को यह निर्देश भी दे डाले कि इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा दिए गए चंदे की पूरी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। विपक्षी दलों, वकीलों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक पंडितों द्वारा इस फैसले का भरपूर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ हम किसी भी एक विशेष राजनीतिक दल की बात नहीं करेंगे। बड़े औद्योगिक घराने हर उस दल को वित्तीय सहयोग देते आए हैं जो कि सरकार बनाने में काबिल होता है, परंतु सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका के अनुसार यदि वह चुनावी चंदा था तो क्या सभी पार्टियों ने इसे चुनाव के लिए ही इस्तेमाल किया? क्या चुनाव आयोग के तय नियमों के अनुसार बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में 95 लाख से अधिक राशि नहीं खर्च कर सकते? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करते समय काले धन की रोकथाम के लिए को किए गए दावे के अनुसार चुनावों में नकद राशि खर्च नहीं हुई? अब जब सर्वोच्च अदालत का आदेश हुआ है कि वो सभी राजनीतिक दल जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सहयोग राशि मिली थी, उन्हें इसकी आमदनी और खर्च का हिसाब भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिन जिन औद्योगिक घरानों ने सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी दलों को भी चुनावी चंदा दिया है, उन्होंने यही उम्मीद की थी कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, परंतु शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब यह भी सार्वजनिक हो जाएगा। इसलिए अब इन घरानों को इस बात का डर है कि कहीं उन पर विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई तो नहीं की जाएगी। मगर यहाँ ये तर्क यह भी है कि जिन जिन औद्योगिक घरानों को किसी भी राजनीतिक दल से सहयोग करना है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए। यदि वे किसी भी दल की विचारधारा के समर्थक हैं तो उन्हें उस दल को खुलकर सहयोग देना चाहिए, किंतु जो बड़े औद्योगिक समूह हैं वे यदि विपक्षी पार्टियों को कुछ वित्तीय सहयोग देते हैं, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह सहयोग राशि सत्तारूढ़ दल को भी देते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा दी गई सहयोग राशि इन घरानों और राजनीतिक दलों के बीच एक संबंध बनाना है। जो भी हो, शीर्ष अदालत ने यह बात तो स्पष्ट कर दी है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होना कितना अनिवार्य है। इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुसार अब चूंकि चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा विवरण सार्वजनिक करना है, तो इससे यह बात भी सार्वजनिक हो जाएगी कि किस राजनीतिक दल को किस बड़े औद्योगिक घराने से भारी रकम मिली। इसके साथ ही यह बात पता लगाने में देर नहीं लगेगी कि इस बड़ी सहयोग राशि के बदले उस औद्योगिक समूह को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा क्या लाभ पहुंचाया गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बड़ा उद्योगपति किसी दल को बड़ी मात्रा में दान दे और फिर राज्य या केंद्र सरकार का मंत्री उसका फोन न उठाए। दान के बदले काम को सरल भाषा में भ्रष्टाचार भी कहा जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड का समर्थन करते हुए सिब्बल का एक सुझाव है कि क्यों न औद्योगिक घरानों द्वारा दी गई सहयोग राशि को चुनाव आयोग में जमा कराया जाए और आयोग उस राशि को हर दल की संसद या विधानसभा में भागीदारी के अनुपात में बांट दे। ऐसा करने से किसी एक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सर्वोच्च अदालत के आदेश को एक अच्छी पहल माना जा रहा है। इस आदेश से चुनावों में मिलने वाली सहयोग राशि पर पारदर्शिता दिखाई देगी। नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के तहत चुनावी दान से संबंधित सभी जानकारी को सार्वजनिक किया जाएगा। 2024 के चुनाव से ठीक पहले ऐसे फैसले से उम्मीद की जा सकती है कि इन जानकारियों के सार्वजनिक होने पर मतदाता को सही दल के प्रत्याशी को चुनने में मदद मिलेगी। यह फैसला देर से ही आया है, परंतु दुरुस्त आया है और लोकतंत्र को जीवंत रखने में काफी मददगार साबित होगा।
नॉटी बॉय कामयाब हिंदुस्तान। मौसम विभाग के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने नई कामयाबी हासिल की है। शनिवार की शाम श्रीहरिकोटा के 3 चरण वाले जीएसएलवी ने उड़ान भरने के लगभग 18 मिनट बाद इनसैट 3 डीएस को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर और ऑर्बिट जीटीओ में तैनात कर दिया। यह ऑर्बिट या कक्ष पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इस ऊंचाई पर एक सैटेलाइट या उपग्रह उतने ही समय में एक कक्षा पूरी करता है जितने समय में हमारा ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी के एक दिन के समान है। यह दूरसंचार और मौसम उपग्रहों के लिए एक लोकप्रिय कक्षा है जहां से लगभग स्थित भाव से उपग्रह अपने लक्ष्य पर निगाह बनाए रख सकता है। यह मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधी अवलोकन और भूमि महासागरों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। मौसम विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को तेज तरक्की करने की जरूरत है क्योंकि अपनी विविध भौगोलिक स्थितियों की वजह से यह अनगिनत प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने की जिम्मेदारी जिस विमानन वाहन पर थी उसे नॉटी बॉय कहा जा रहा है। इसरो के एक दिग्गज वैज्ञानिक ने लॉन्चिंग की सफलता के बाद खुशी से कहा कि शरारती लड़का अब आज्ञाकारी हो गया है। दरअसल इस लॉन्चिंग रॉकेट को पुख्ता करने में बहुत समस्या आ रही थी। इसकी वजह से इसे शरारती लड़का या नॉटी बॉय कहा गया। अगर भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस शरारती लड़के को अनुशासित बना दिया है तो यह अपने आप में बड़ी कामयाबी है। तरह तरह के उपग्रह विकसित कर लेने में से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है उपग्रहों को उचित कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता हासिल करना। वास्तव में इस समग्र लॉन्चिंग वाहन से यह 16वां प्रक्षेपण था और इसका सफल होना बहुत जरूरी था। मौसम संबंधी उपग्रहों में लगातार विकास हो रहा है और नए नए उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित करना जरूरी है ताकि सही भविष्यवाणियों की स्थिति बनी रहे। इसरो के लिए यह बहुत अच्छा समय है। विगत महीनों में इसरो में कुछ बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। उदाहरण के लिए अगस्त 2023 में देश अपने चंद्रयान 3 लैंडर रोवर मिशन के साथ चंद्रमा लैंडिंग क्लब में शामिल हो गया है। इसके बाद भारत ने आदित्य एल1 को भी लॉन्च किया है। इसी वर्ष जनवरी को देश ने ब्लैक होल का अध्ययन करने वाले एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह को लॉन्च किया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। 2 साल बाद भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 50 साल हो जाएंगे। 19 अप्रैल 1975 को रूस ने भारत के आर्यभट्ट को कक्षा में स्थापित किया था। उसके बाद से भारत इस यात्रा में दुनिया के अनेक देशों से आगे निकल गया है। भारत अभी तक 130 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च कर चुका है। वह दूसरे देशों की मदद में भी आगे है। मौसम विज्ञान की बात करें तो साल 2002 में सफलता के साथ लॉन्च हुआ कल्पना 1 भारत का पहला मौसम संबंधी उपग्रह था। आज इसरो इस स्थिति में पहुंच गया है कि नासा आगे बढ़कर उसके साथ अभियान पर काम कर रहा है। संदेश स्पष्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का भविष्य उज्जवल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मायाजाल को समझने में हमारा फायदा। जसप्रीत बिंद्रा, तकनीक विशेषज्ञ। जर्मन रसायन विज्ञानी फ्रेडरिक केकुले को एक दिवा स्वप्न आया था जिसमें एक सांप ने अपनी ही पूंछ को डस लिया था। तब हेक्सागोनल रिंग संरचना की खोज संभव हुई थी। इसमें कार्बनिक रसायन विज्ञान को एक अपूर्व सिद्धांत हासिल मिला था। केकुले अकेले नहीं है। कथित तौर पर दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का सपना देखा था और थॉमसन एडिसन ने भी दावा किया था कि उन्होंने अपने सपने में ही अपने जीवन में भौतिक रूप को साकार किया है। उन्होंने अपने सपनों को ही अपने जीवन में भौतिक रूप से साकार किया है। लेखक स्टीफन किंग ने भी दावा किया था कि उन्होंने नींद में एक उड़ान के दौरान अपने उपन्यास माइजरी का सपना देखा था। ऐसे अनेक रचनाकार या वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने सपनों या माया को ही साकार किया है। दुनिया की अनेक श्रेष्ठ कृतियां माया या मतिभ्रम से प्रेरित हैं। बहुत दिलचस्प है कि चैट जीपीटी की शुरुआत के बाद हेलुसिनेट शब्द प्रौद्योगिकी शब्दकोश में शामिल हो गया है और इस शब्द का हिंदी में अर्थ है माया या मतिभ्रम। यह एहसास जग जाहिर है कि हम जेनरेटिव एआई चैटबॉट पर बहुत सारी झूठी और अजीब चीजों के आविष्कार के सपने देखने लगे या तरह तरह की कल्पना करने लगे। सिडनी नामक एक चैटबॉट ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर के प्रति अपने अटूट प्रेम का इजहार कर दिया था। एक अमेरिकी वकील ने एक विमान कंपनी के खिलाफ मामला दायर करने के लिए एआई पर भरोसा किया, पर न्यायाधीश ने पाया कि उद्धत तमाम बातें चैट जीपीटी की उपज थी। इतना ही नहीं, जब मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए भारतीय दर्शन व गोपनीयता पर शोध पत्र लिख रहा था, तब चैट जीपीटी ने आधिकारिक तौर पर मुझे उद्धृत करने के लिए 5 शोध पत्र दिए थे और वे सब गलत थे। जनरेटिव एआई की इस मतिभ्रम या माया रचने की क्षमता से जानकार बहुत चिंतित हो उठे। वास्तव में एक बड़े भाषा मॉडल या इंटरनेट की भाषा में कहें तो लैंग्वेज
लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कारगरता को अक्सर इस बात से मापा जाता है कि ये कितनी माया उत्पन्न करता है या नहीं करता। अब कुछ अनुसंधान कंपनियां मतिभ्रम सूचकांक भी पेश करने लगी। एक हालिया कार्नेल शोध से पता चलता है कि जीपीटी 3.5 इन दिनों 69% बार मतिभ्रम पैदा करता है और मेटा का LLAMA2 आश्चर्यजनक रूप से 88% से ज्यादा बार मतिभ्रम पैदा कर रहा है। जनरेटिव एआई के मॉडलों के नए संस्करणों में काफी सुधार हुआ है, पर कंपनियों को चिंता है कि ये मॉडल बड़े पैमाने पर बकवास फैला रहे हैं। इससे उनके ब्रांड और शेयर की कीमत को भी नुकसान पहुंच सकता है। ग्राहक नाराज हो सकते हैं और कानूनी खतरा भी पैदा हो सकता है। वैसे हमें इस बारे में अलग ढंग से सोचने की जरूरत है। क्या होगा यदि यदि इस दुनिया में मतिभ्रम ही एक विशेषता बन जाए? क्या होगा अगर हम रचनात्मकता के मायावी स्वरूप का उसी तरह लाभ उठाना शुरू कर दें जैसे कभी केकुले ने उठाया था? गूगल के सुंदर पिचाई इस विचार के पैरोकार हैं। उनका सुझाव है कि जनरेटिव एआई का अनुभव कल्पनाशील होना चाहिए, एक बच्चे की तरह जो ये नहीं जानता कि जब वह कुछ कल्पना कर रहा है तो राह में कैसी बाधाएं। एक विशेषज्ञ मार्क आंद्रेसन कहते हैं कि जब हमें उत्तर पसंद आता है तब हम इसे रचनात्मकता कहते हैं, और जब पसंद नहीं आता है तो मतिभ्रम। वैसे अनेक आधुनिक कलाकारों और रचनाकारों ने एआई पर पकड़ बना ली है। माया के सहारे ही सही वे कुछ नया रचने में जुट गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मतिभ्रम विज्ञान का विचलन उतना नहीं है जितना मानव संस्कृति का प्रतिबिंब। यदि हम इसे एक पूर्वानुमान के उपकरण के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे उपकरण के रूप में देखना बंद कर दें जो हमें नवीन विचार और सामग्री देकर हमारी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाता है, तो मतिभ्रम का स्वागत ही किया जाएगा। कल्पना करने वाले लेखक के बारे में सोचे तो वह सही है, अगर गैर काल्पनिक लेखक के रूप में सोचे तो गलत है। रचनात्मकता को सहारा अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें एआई मॉडलों में सुधार होने तक सचेत रहना ही होगा। धन्यवाद।